आज के हमारे गेस्ट मिस्टर वैभव सिंगला जी का हम स्वागत करते हैं। वैभव जी वास्तु न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ ही इज़ अ फाउंडर ऑफ जोड़ी मेकर्स। एक मेरे ऐसा आदमी जो कभी न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता था, एस्ट्रोलॉजी की बुक सारा दिन पढ़ने लग गया मैं। आज की डेट के मोस्ट फेमस गुरु जो हैं वो भी यही कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, नहाओ, धो, तैयार हो। यही सुना है आपने? मैं ये कहता हूँ ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विवाह को भी कहते हैं कि ये कार्मिक बंधन होता है, तो फिर हम कुंडली क्यों मैच करते हैं अगर वो बंधन बन के ही आया है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपने 25 कुंडलियां मिलवा ली और उन 25 के बाद जो 26वीं आई आप कहते हो कि हम इससे शादी करेंगे? आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनके साथ डिसाइडेड नहीं था पहले? 95% लोग तब आते हैं जब नेगेटिव चल रहा होता है उनकी लाइफ में जी। और 95% एस्ट्रोलॉजर्स उनको नेगेटिव ही बता के डरा के भेज देते हैं। हम कुंडली में गुण देखते हैं या कुछ ग्रह भी देखते हैं कि मैच हो रहे हैं? कि आप मंदिर में एक पंडित जी को 50 रुपए दे के कहते हो कि जी कुंडली मिला दो। उन पंडित जी को अपना घर भी चलाना है, उनको भगवान की भी सेवा करनी है, वो आपके लिए अपना इतना टाइम क्यों लगाएं फिर? नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज एक और रेडियो अड्डा के एपिसोड में। मैं आपकी होस्ट सिमरन और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे ज़ोडिएक साइंस हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आइए आज के हमारे गेस्ट मिस्टर वैभव सिंगला जी का हम स्वागत करते हैं। वैभव सिंगला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। वैभव जी वास्तु न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ ही इज़ अ फाउंडर ऑफ जोड़ी मेकर्स। Yes, thank you Simran for inviting me here today. So I have been doing astrology, vastu and numerology since last 2.5 years professionally full time. And Jodi Makers is also one of the branches that I started in partnership with a friend. Because काफ़ी ऐसे मिलते थे मुझे लोग जो अपने बच्चों की शादियाँ कराना चाहते हैं, तो उसमें मुझे लगा एक extended line of this field probably बन सकता है ये। Okay. Thank you for inviting me today. Yes, it's our pleasure, sir. तो वैभव जी, आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि व्हाट स्पार्क्ड योर इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी? ओके, सो इट्स एक्चुअली अ स्टोरी जो मुझे खुद को कई बार सरप्राइज होता है। 25 साल से मैं जॉब में रहा हूँ। सिंस 2002 आई थिंक आई स्टार्टेड माय जॉब एंड ड्यूरिंग कोविड व्हाइल वन में से दैट इट्स अ नेचुरल फैमिली प्रोग्रेशन बिकॉज माय मदर एंड फादर सिंस लास्ट 30 years they're into एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं भी इस लाइन में आऊँगा। मैंने बस अचानक ही जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी थोड़ा बहुत सीखना शुरू किया अपनी मदर से। उसके बाद मुझे इतना इंटरेस्ट आया एस्ट्रोलॉजी में कि एक मेरे ऐसा आदमी जो कभी न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता था, एस्ट्रोलॉजी की बुक सारा दिन पढ़ने लग गया मैं। एंड फिर देन आई लर्न इट फ्रॉम माई मदर एंड फादर एंड देन एक और गुरुजी हैं जो राजस्थान में रहते हैं पुष्कर के पास, उनके पास भी मैं ऑफिस से छुट्टियां लेके जाके सीखने लग गया। एंड देन इन 2025 चल रहा है, अराउंड 2022 अक्टूबर वी डिसाइडेड मी एंड माय वाइफ दैट आई नीड टू चेंज माय प्रोफेशन। और 6 महीने लगे, अल्टीमेटली आई क्विट माय जॉब एंड 2023 मई से मैंने ये एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेशनली काम शुरू किया। ओके, तो आपने अपना सोल पर्पस फॉलो करने का डिसाइड किया? You may say that, but I never knew about it earlier. But now, yes, I feel that why did I invest 25 years in some other profession? Yes. There's nothing like the work I am doing today. इतना बढ़िया मुझे लगता है अब कि सारा दिन मैं इसमें बिता सकता हूँ। ओके, जान के बहुत अच्छा लगा सर। तो सर आप हमें ये बताएं कि एस्ट्रोलॉजी को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं? मतलब हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में या सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में हमारी एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प करती है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में आप जब हॉरोस्कोप कास्ट करते हैं तो उसमें 12 हाउसेस बनते हैं और 12 हाउसेस आर लाइक डिवीजन ऑफ द कंप्लीट स्काई इन 12 पार्ट्स विच आर यू कैन से द 12 ज़ोडिएक साइंस, बट दीज आर 12 हाउसेस। उसके थ्रू हमको ये पता लग सकता है ओवरऑल कि एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी किस टाइप की होनी चाहिए, वो क्या काम करें जो उनके लिए अच्छा रहेगा, क्या पढ़ाई करें जो उनके लिए अच्छा रहेगा, किस टाइप के कलर के कपड़े पहने, किस टाइप का खाना खाएं, किस कलर का खाना खाएं, उससे उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और पैसे की डीलिंग किस टाइप से करें या हेल्थ का किस तरीके से ख्याल रखा जाए जिससे कि उनकी ओवरऑल
एक पर्सनैलिटी ठीक रह सकती है, कोई उनको मेंटल डिस्टर्बेंस ना हो, डिप्रेशन ना हो, एनजाइटी ना हो, वो सब चीज़ें हमको एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम जान सकते हैं। एंड देन अकॉर्डिंगली जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी की भाषा में दशा बोलते हैं, विच इज़ लाइक अ सेलेस्टियल क्लॉक। तो अगर कोई टाइम अच्छा चल रहा है एंड वो व्यक्ति उस जो चार्ट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंगली अगर अपना बिहेवियर कर लेता है, देन वन वुड बी एबल टू गेन मैक्सिमम आउट ऑफ इट। और एज्यूमिंग कि टाइम डिफिकल्ट है, तो वन कैन वर्क आउट वेज एंड मीन्स टू सेल थ्रू दैट पीरियड। उससे निकलना भी तो होता है ना फिर। तो एस्ट्रोलॉजी इस तरीके से आपको बता सकती है कि आपको क्या कैसे करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो सबसे अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से निकल के आए सामने। जी, आपने सही बोला। इससे मैं एक क्वेश्चन करूँगी, जैसे कि कुछ लोग 2 नंबर को पैदा होते हैं, जैसे 20, उनका सम करो तो 2 नंबर, तो कहते हैं उन्हें मून रूल कर रहा है और वो रहते हैं कंफ्यूज्ड क्योंकि मून के फेजेस चेंज होता है। तो ऐसा क्यों, मतलब साइंटिफिकली या मतलब ऐसा, मतलब सब बहुत सारे लोग 2 नंबर को पैदा हो रहे हैं लेकिन उनके ट्रेट्स मैच कर रहे हैं, दे आर इन कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। आई ऑब्जर्व दिस थिंग पर्सनली। Simran, just to share with you, even I am on second. Somehow, लेकिन I have very strong thoughts, whatever I feel about. See, it is not about number 2, which is ruled by moon in numerology. And कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी बाद में आती है। मैं ये मानता हूँ कि पहले एस्ट्रोलॉजी आती है। होता क्या है, जो लोग कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, जनरली इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द नंबर 2 और द मून रूलिंग नंबर 2. It is because the moon in their astrological horoscope chart is afflicted. वो कहीं ना कहीं disturbed है, उसकी वजह से उनका मन शांत नहीं है। आप देखिए, एक बात बताइए, जिस दिन पूर्णिमा होती है, आपने पढ़ा भी होगा स्कूल में और शायद कभी ऑब्जर्व भी किया हो, हमारे समुद्र में लहरें उठती हैं हर जगह। पूर्णिमा वाले दिन हाई टाइड हो जाती है। तो चंद्र अगर पूर्णिमा वाले दिन समुद्र पे हाई टाइड कर सकता है, तो हमारे खून में जो कि लिक्विड है उसमें हाई टाइड क्यों नहीं कर सकता? जी। तो हमारे हॉरोस्कोप चार्ट में मून की क्या सिचुएशन है, उसके बेस्ड पे कोई भी व्यक्ति का माइंड जो है वो अप डाउन कर सकता है। इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर 2। नंबर 2 से सिर्फ इतना होता है कि मून उनकी डेट ऑफ बर्थ को गवर्न कर रहा है, तो उनमें जो ट्रेट्स होते हैं उनके वो चंचल मन के, और थोड़ा सा कह सकते हैं कि आप डिसीजन वाली प्रॉब्लम उतनी नहीं, लेकिन चंचल मन होना और अपने इजीली दे आर एबल टू चेंज देयर डिसीजंस, यू कैन से दैट। मैं ये कहूँगा, तो ये चीज़ ज़्यादा रहती है उसके अंदर। ओके, तो मतलब जैसे 1 नंबर को सन रूल कर रहे हैं, ऐसे डिफरेंट नंबर्स को अलग अलग लॉर्ड्स हैं जो रूल कर रहे हैं, बट इफेक्ट ये सबको करते हैं। लेकिन यस इफेक्ट ये सबको ही अकॉर्डिंगली करेंगे जिन नंबर के हैं, लेकिन मेन इफेक्ट उसका हॉरोस्कोप चार्ट में उस प्लैनेट का क्या सिचुएशन है उसकी वजह से ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, ठीक है। तो ऐसे ही सर, जैसे 1 नंबर को सन रूल कर रहा है तो कहते हैं दे आर वेरी एम्बिशियस, दे हैव अ लीडरशिप क्वालिटी, लेकिन कई बार उनकी कुंडली में देखा गया है कि सन वीक हो गया। तो ये रीज़न क्या होता है? कुछ कार्मिक होता है या पास्ट लाइफ होता है? मतलब उनका वीक कैसे हो गया उनका? देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि 14th ऑफ जनवरी को आपने हमेशा सुना होगा संक्रांति होती है, मकर संक्रांति जी। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि सन जो है वो सैजिटेरियस साइन से मूव करके कैप्रिकॉन साइन में आ रहा है। ओके। ऑन 14th ऑफ जनवरी। ये मूवमेंट हर महीने होती है। तो ऐसे ही जब सन मूव करके वर्गो साइन से लीब्रा साइन में जाता है, उस वक्त सन एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं नीच का हो जाता है, जिसको हम डेबिलिटेटेड बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, सन वीक हो गया एक तो। उसके अलावा भी बहुत से कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब कोई भी संक्रांति हुई तो सन ने एक साइन चेंज किया, तो साइन चेंज करके जब वो ट्रैवल कर रहा है थ्रू द पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन, वो शुरुआत की सन ने 0.01 डिग्री, मतलब 0 डिग्री एंड 0 मिनट एंड 1 सेकेंड से धीरे धीरे आगे बढ़ा, 1 डिग्री 2 डिग्री पे आया। ऐसे करते करते जब तक वो 5 डिग्री तक पहुंचता है, तब तक वो एक छोटा सा शिशु होता है, छोटा बच्चा जिसको आप गोदी में खिलाते हैं। जब वो 10 डिग्री पे पहुंचता है तब वो 10th क्लास का स्टैंडर्ड है।
स्टूडेंट ओके, है। ओके। जब वो 20-25 डिग्री पे पहुंचा तो वो एक जवान हो चुका है। जब वो 25 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो वो बूढ़ा हो गया है। 28 डिग्री के ऊपर तो वो चिता के ऊपर लेटा हुआ है। ओके। तो जब इसका मतलब ये हुआ कि 5 डिग्री से कम और 25 डिग्री से ऊपर का अगर सूर्य है तो वो भी वीक हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। जी, बिल्कुल। अब किसी का जन्म हुआ 1 तारीख को या 10 तारीख को, अब उनका तो रूलर साइन 1 हो गया, हाँ जी। सन हो गया, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली सन उनका वीक है। या सन के ऊपर सपोज कीजिए कि दृष्टि आ रही हो, या जैसे कि अभी तो इस वक्त तो हम देखें शनि पाइसिस साइन में आए हैं और सूर्य जो है अपनी एरिस साइन में है, लेकिन अभी कुछ एक दिनों में सूर्य जब टॉरस साइन में चले जाएंगे तो शनि की दृष्टि आएगी सूर्य के ऊपर। तो उस वक्त किसी का बर्थ हुआ 1 तारीख को या 10 तारीख को, तो शनि की जब दृष्टि सूर्य पे आएगी तो सूर्य फिर वीक हो जाएंगे। तो ऐसे में एस्ट्रोलॉजिकली जब वो वीक हो जाते हैं तो उसकी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरह वीक हो गए और कुछ भी वो नहीं कर सकते, लेकिन वो एक एनालाइज करना पड़ता है कि किन चीज़ों के लिए वो वीक हो जाएंगे, क्या प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। अच्छा। हेल्थ की होगी, वर्क रिलेटेड होगी या चिल्ड्रन रिलेटेड होगी, तो वो हम एनालाइज करके देख सकते हैं कि क्या चीज़ वीक हुई। जी। लेकिन यस, ये चीज़ें दोनों डिफरेंट हो सकती हैं, ऐसा ज़रूर है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो ये बताती है, एक्चुअली हम अगर अभी भूल जाएं कि उपाय भी कोई चीज़ होती है, एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि आपको लाइफ में किस साइड में जाना चाहिए, क्या लाइफ में करना चाहिए, आप इस लाइफ में पिछले अपनी लाइफ से कितना बैक साथ में लेके आए हैं, कैसे आप आगे जाएंगे, आपके पेरेंट्स के साथ आपके कैसे रिलेशंस रहेंगे, ताकि आप अकॉर्डिंगली वर्कआउट कर सकें। तो एस्ट्रोलॉजी में आपको आपकी पूरी लाइफ का गैमेट आप जान सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप अपने आप के लिए वर्कआउट कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए आपके शनि ऐसा लग रहा है, देखिए मैं ये मानता हूँ एस्ट्रोलॉजी में लोग कहते हैं शनि खराब है, सूर्य खराब है, मंगल खराब है। मैं कहता हूँ कुछ भी खराब नहीं होता। इट इज़ जस्ट दैट एक चीज़ ऐसे बन के आई है, हमको या तो हम उसकी तरह एक्ट अपॉन करें। वो खराब क्यों है? क्योंकि वी आर नॉट एक्टिंग अपॉन द वे दे वांट अस टू। ओके। तो इसलिए हमारी लाइफ थोड़ा अलग होने की वजह से हमको मुश्किलें आ रही हैं। तो इसलिए हमको उनके सॉल्यूशंस करने पड़ते हैं कि अब क्या किया जाए। तो सर यहीं से सूर्य वीक, मतलब हम अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ रहे जी, हम अगर उन्हें जल नहीं दे रहे, उस हिसाब से नहीं उठ रहे, तो ये भी कारण होता है वीक होने का सन? ये ज़रूर एक कारण होता है। इसके लिए देखिए मैं ये कहूँगा, जब हम स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स पढ़ना शुरू करते हैं, कोई गुरु को, अच्छे गुरु को फॉलो करना शुरू करते हैं, वो ये चीज़ें बताते हैं कि सुबह जल्दी उठना और सुबह का काम करना जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है हमेशा, रादर देन इवनिंग एंड नाइट। अब आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, उस पर भी मैंने एक बार वीडियो डाला था बच्चों की पढ़ाई को लेके, लास्ट ईयर एग्जाम्स को लेके। तो उसमें ये बात कही थी, आपने ब्रह्म मुहूर्त सुना है? हाँ जी, सुना है। अब आजकल गर्मियों में ब्रह्म मुहूर्त जो है वो सुबह तकरीबन 4:30 पौने 5 के आसपास शुरू हो जाता है। इट्स अ पीरियड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 48 मिनट्स। ओके। आपने हमेशा हर किसी को ये कहते सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, नहाओ धो, तैयार हो। हाँ जी। हर आदमी यही कहता है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बड़े से बड़े गुरु, आज की डेट के मोस्ट फेमस गुरु जो हैं, वो भी यही कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, नहाओ धो, तैयार हो। यही सुना है आपने? हाँ जी। मैं ये कहता हूँ ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहाना धोना नहीं है। एक सही व्यक्ति जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ के नहाता धोता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जिस समय आपको सिर्फ ध्यान करना है, पूजा पाठ करना है। उस वक्त नहाना धोना नहीं है। उसके बाद अगर आप नहीं सपोज नहाए हैं और आप सपोज करो कि 4:50 पे ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो रहा है, 4:45 पे हो रहा है और आप 5 बजे उठे, तो आप उठते ही पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए, अपने कोई ग्रंथ पढ़िए, अपनी कोई मेडिटेशन कीजिए और उसके बाद आप नहा धो लीजिए। अगर आप पहले नहीं उठे हैं तो या पहले कीजिए। उस दौरान में वो क्रियाएं नहीं करनी होती है, वो तो भगवान का अपना समय है। उस समय तो आप भगवान का काम कीजिए जो भी कर रहे हैं। तो बेसिकली जब आप उस समय उठ जाएंगे तो अगर हम साइंटिफिकली भी देखें, नेचुरल कोर्स में भी आपका दिन एक शुरू हो गया। आपने जो काम करने थे, अब इन नॉर्मल कोर्स अगर आप 8:30 बजे उठते सुबह, तो आपका दिन शुरू होता 10 बजे जाके। अब आपका दिन शुरू हो गया सुबह 6 बजे।
और आप नहा धो के 7 बजे तैयार हो गए अपना काम करने के लिए, तो आप खुद सोचिए एक नेचुरल कोर्स में भी ये चीज़ बन गई, आपका लिए अच्छा हो गया, आप शाम को जल्दी फ्री हो जाएंगे, यू कैन बी विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स एंड डू वॉट एवर यू लाइक टू डू। सिंगिंग करते हैं वो कर सकते हैं, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में भी और हमारे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली भी यही आता है कि सुबह के समय जो कार्य किए जाते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। इवन आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है काफ़ी सालों से कि शादियां रात को होती हैं। जी। मुझसे कोई पूछता है ना, अगर मैंने अपनी खुद की शादी सुबह दोपहर के टाइम की थी, मुझसे कोई अगर पूछता है तो मैं ये कहता हूँ कि आपको जो वरमाला का या जो फेरों का टाइम है, आप पार्टी करनी है, आप शाम को जितने मर्जी बजे कर लो, रात को करो, सारी रात पार्टी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो भगवान का काम है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वरमाला का और फेरों का, वो सुबह कर लो। 12 बजे से पहले कर लो, क्योंकि उससे पहले पूजा का टाइम है। उसके बाद हमारे शास्त्रों में ऐसा आया है कि 12 बजे से लेके 4 बजे तक का जो टाइम है वो पूजा का टाइम नहीं माना गया है। फिर शाम को 5 बजे के बाद पूजा का टाइम शुरू हो जाता है, बट सुबह का ज़्यादा शुभ माना गया है। तो इसलिए सुबह जितना उठे उतना देवता लोग भी प्रसन्न होते हैं, तो सूर्य देव भी क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। अब ईस्ट में जिस वक्त वो उग रहे हैं, आप उस वक्त उनको प्रणाम करें तो ज़्यादा खुश है कि जब मैं आया मुझे आते ही उन्होंने वेलकम कर लिया और आते ही मुझे खाना भी दे दिया खाने को। जब सोने जा रहे हैं आप कह रहे हो कि भैया मैं टाटा बाय बाय करने आ गया, तो ये तो कोई बात नहीं ना बनी फिर। हाँ जी, तो ये एक रेमेडी हो सकती है अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने की। इट इज़ अ रेमेडी डेफिनेटली, नॉट ओनली फॉर सूर्य बट फॉर ऑल द प्लैनेट्स एक्चुअली। लेकिन इसको आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी की तरीके से ऐसे मत मानिए। ये रेमेडी कैसे है कि ये एक डिसिप्लिन बनाती है। एस्ट्रोलॉजी की कोई भी रेमेडी करने में डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है। जनरली होता क्या है, आमतौर पे उस कोई भी रेमेडी करने में लोग ना डिसिप्लिन नहीं रखते और फिर कहते हैं कि मैंने तो कर लिया लेकिन मेरा तो कुछ हुआ नहीं। विदाउट डिसिप्लिन कुछ नहीं होगा। वो डिसिप्लिन लाने के लिए सुबह उठना ज़रूरी है। और अगर सपोज कीजिए कोई पूजा बताई गई है तो आप उसको उसके समय पर डिसिप्लिन से एक जगह बैठकर करेंगे तो वो अपने इफ़ेक्ट्स दिखाने भी टाइमली शुरू कर देगा, वरना वो इफ़ेक्ट्स दिखाने में भी टाइम ज़्यादा लेगा फिर। तो यस, इट इफेक्ट्स and it makes the planet stronger because it creates a disciplined person. जी बिल्कुल। तो you have to see from scientific point of view कि इसका कैसे इफेक्ट आएगा, not just कि मैंने कह दिया या किसी और ने कह दिया उसे। जी। तो सर अभी आप जैसे दोष की भी बारे में बात कर रहे थे, तो एक मांगलिक दोष बहुत कॉमन है जिससे लोग बहुत डरते भी हैं। तो एक होता है मांगलिक दोष, एक होता है आंशिक दोष। एक तो आप हमें इसका डिफरेंस बताएं। दूसरा, ऐसा क्या कारण है कि जिनको मांगलिक दोष है उनका विवाह में देरी होने में भी बहुत देरी हो जाती है, उन्हें समय लग जाता है, और मतलब डर क्यों है लोगों के मन में? मतलब सिमरन, एक्चुअली आपने ना वो क्वेश्चन पूछा है जो मेरे हमेशा एक वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स इन एस्ट्रोलॉजी, और मैंने चैनल पे मैं ऑलरेडी 3-4 वीडियोस इसके लिए डाल चुका हूँ। देखिए, आपने सिर्फ ये सुना है कि मांगलिक दोष जो है वो डर क्रिएट करता है, शादी देर से होती है, आंशिक होता है कुछ। पहली बात, देयर इज नथिंग कॉल्ड आंशिक। ओके। या तो कोई मांगलिक है या नहीं है, दैट्स ऑल। इट्स अ जीरो सम गेम। ओके। ये आंशिक का सिस्टम क्यों आया? अब आप एक बात बताइए, आप किसी की शादी होनी है और उसके पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि बच्चा मांगलिक है या नहीं है। वो मंदिर में जाते हैं, पंडित जी को कुंडली पकड़ाते हैं। अगर तो पंडित जी को दे रहे हो 50 रुपये तो वो कहेंगे जी बच्चा तो बहुत मांगलिक है। अगर दे रहे हो 500 रुपये तो वो कह देंगे जी कोई बात नहीं, आंशिक मांगलिक है, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। तो आप देखिए 50 में पंडित जी क्यों काम करे आपके लिए। दूसरी बात, मांगलिक की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ये डेफिनेशन बनी है उसमें क्या होता है, एक तो होता है कि हॉरोस्कोप में मांगलिक को डिफाइन किन सिचुएशंस में किया जाए। मांगलिक बनता है मंगल ग्रह से, मार्स से। तो मंगल की क्या पोजीशन है कि वो मांगलिक बना व्यक्ति, एक तो ये होता है। वो तो ठीक है कि मांगलिक तो बन गया। उसके बाद
एक उसकी कैलकुलेशन भी होती है जिसमें कि सिर्फ मंगल ग्रह नहीं, उसके साथ शनि, राहु, केतु, सूर्य, इन सब को भी देखना होता है, और लग्न से, चंद्र से और शुक्र से, इन सब से देखना होता है। तो टोटल यू कैन से देर आर 3 into 4 12, यू कैन से इफ नॉट 12 9 पॉइंट्स। उन 9 पॉइंट्स को कंसीडर करके उनकी नेगेटिव मार्किंग बनानी पड़ती है। तो बॉय की भी एंड गर्ल की भी नेगेटिव मार्किंग बनी, तो उसमें किसकी ज़्यादा है, कैसे, फिर उसका एनालिसिस होता है। अब जहाँ तक बात रही डर की, ये एक टोटल गलत डर फैला हुआ है। मैं आपको उसकी रियलिटी बता देता हूँ कि मांगलिक से होता क्या है जी। और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मंगल ग्रह जो है ना, वो आपको शायद सुन के ये थोड़ा सरप्राइज हो, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा डिवोटेड ग्रह है और सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला ग्रह है। जी। मंगल ग्रह जिस तरीके से एक व्यक्ति को किसी के प्रति लॉयल्टी, डिवोशन एज वेल एज स्पिरिचुअलिज्म दे सकता, उतना कोई नहीं दे सकता। जी। लेकिन मंगल ग्रह के साथ एक और भी खास बात है कि वो पहले तलवार चलाएगा, फिर पूछेगा भाई मैंने क्यों मारी, मुझे कारण बताओ क्या हुआ था। ओके। तो मंगल ग्रह की वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मंगल ग्रह मारने को तैयार हर वक्त रहता है। वो उसकी प्राइमरी एक कह सकते हैं कि फीचर है उसका। ओके। अब अगर कोई मांगलिक हो, तो मांगलिक होने से सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये बन जाती है कि उससे स्पाउस को या खुद को या स्पाउस के पेरेंट्स को गुस्सा आना शुरू हो जाए, लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाएं, या अगर स्पाउस की सपोज कीजिए खुद की हॉरोस्कोप वीक है, अपने आप में स्ट्रांग नहीं है, तो आपकी हॉरोस्कोप में मंगलिक फैक्टर स्ट्रांग है, तो ऐसे में स्पाउस को चोट लगनी, हॉस्पिटलाइजेशन होनी शुरू हो जाए, तबीयत खराब रहनी शुरू हो जाए, ओके। झगड़े ज़्यादा होने शुरू हो जाए, आपको गुस्सा आना ज़्यादा शुरू हो जाए, आपकी खुद की एज में कटौती आ जाए, भाई आपने जीना था 90 साल, आप जिए 60 साल। अच्छा, ओके। तो शादी तो टूट गई ना। देखिए, मंगल ग्रह अपने आप में एक सेपरेटिव प्लैनेट नहीं है। ओके। वो डाइवोर्स डायरेक्टली नहीं कराएगा, लेकिन क्यों डाइवोर्स होगा, क्योंकि झगड़े बहुत हो रहे हैं, तो वो सब्सिक्वेंट रीजन में डाइवोर्स हो जाता है। ओके। इसलिए मंगलिक होना एक डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि मंगलिक होने से झगड़े होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मंगलिक होने से खुद को भी या स्पाउस को, डिपेंडिंग अपॉन कि किस पोजीशन का मंगलिक है, खुद को या स्पाउस को चोट लगने के, अगर दोनों मंगलिक हैं तो कहा यह जाता है, जैसे पहले के ज़माने में हमेशा ये कहा जाता है कि एक मंगलिक है तो दूसरा भी मंगलिक होना चाहिए। हाँ जी। मैंने ये देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक मंगलिक है और दूसरा भी मंगलिक है तो दोनों थप्पड़ मारेंगे एक दूसरे को। हाँ बिल्कुल। क्यों नहीं मारेंगे? सिर्फ एक ही चीज़ देखिए, जब आप वो नेगेटिव मार्किंग की कैलकुलेशन करते हैं, उसमें अगर लड़की के पॉइंट्स और लड़के के 25% से ज़्यादा हैं तो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो ये एक बहुत डिटेल्ड एंड लेंथी कैलकुलेशन होती है, इतना आसान नहीं होता। सिर्फ कह देना कि कोई मंगलिक है कोई मंगलिक नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, डिले इन मैरिज होता है, वो मैंने भी ऑब्जर्व किया है। ओके। और वो सिर्फ मंगलिक से नहीं होता, मंगलिक के साथ साथ उसमें मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि बहुत बार राहु केतु या शनि का भी इम्पैक्ट आया हुआ होता है, तब जाके वो, या सूर्य का कई बार स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आया होता है, तब जाके वो डिले वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। देखिए क्या है, सूर्य, राहु, केतु, शनि और मंगल, जी, ये 5 ग्रह हैं जिनको कि मेलिफिक माना गया है। उसमें से भी सूर्य जो हैं वो डायरेक्टली मेलिफिक नहीं है, वो हैं बेसिकली मोर डिसिप्लिन्ड। वो अपने डिसिप्लिन की वजह से वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। स्ट्रिक्ट होने की वो अपनी स्ट्रिक्टनेस को छोड़ते नहीं हैं। अगर उन्होंने कहा है स्टैंड तो यू हैव टू स्टैंड, नहीं तो वो उसी वक्त आपको छड़ी मार देंगे। मंगल, शनि, राहु, केतु का क्या है कि ये डायरेक्टली मेलेफिक हैं,
उसमें भी मंगल तो आके सीधा पिटाई कर देते हैं। ओके। शनि क्या करते हैं कि सीधा मारते नहीं हैं। शनि वो हैं जो असली डिले कराते हैं। शनि वो हैं जो असली सेपरेशन कराते हैं। अगर शनि का इफेक्ट आया है तो डाइवोर्स हो जाएगा। शनि का इफेक्ट आया है तो डाइवोर्स नहीं होगा तो सेपरेशन कैसे होगा कि आप तो रहते हो दिल्ली में, आपके हस्बैंड रहते हैं कलकत्ता में, प्रॉब्ली फॉर जॉब, ओके। किसी भी कारण से जी। अलग अलग रह रहे हैं, बच्चों की स्टडीज की वजह से अलग अलग रह रहे हैं। शनि ये सब काम कराते हैं सेपरेशन कराने के। शनि बीमारी भी दे देते हैं। ओके। राहु केतु सेपरेशन भी कराते हैं, बीमारी भी देते हैं। मंगल का सेपरेशन बिकॉज ऑफ झगड़े कॉन्सिक्वेंटली हो रहा है, अपने आप डायरेक्टली मंगल नहीं कराता। और अगर शनि का इफेक्ट आ रहा हो, राहु केतु का इफेक्ट आ रहा हो, तो शादी डिले बहुत हो जाती है। मंगल का इफेक्ट है, साथ में शनि राहु केतु सूर्य का इफेक्ट है तो डिले हो जाती है। अच्छा, ओके। तो ये पूरा एक कंबाइंड एनालिसिस करना पड़ता है। और साथ में आपको एस्ट्रोलॉजी में अपार्ट फ्रॉम द बेसिक चार्ट जो हम देखते हैं, जिसको हम D1 कहते हैं या कह लीजिए कि हम नेटल चार्ट कहते हैं, उसके अलावा एक नवमांशा चार्ट होता है जिसको हम D9 कहते हैं, वो सब भी देखने पड़ते हैं। षष्ठ्यांशा चार्ट होता है, उससे भी पता लगता है कि ये शादी चलेगी नहीं चलेगी। हो सकता है कोई व्यक्ति D1 में मंगलिक ना हो, लेकिन D9 में बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आ रहा हो, या D1 में मंगलिक हो लेकिन D9 में पॉजिटिव हो रहा हो, तो ऐसे में फिर शादी चल भी जाती है। ओके। तो पूरा एक एनालिसिस करना जरूरी है। सिर्फ कह देना कि कोई मंगलिक है, मेरे को तो समझ आती नहीं है। हाँ, ये कॉमन मिथ हो चुका है, कॉमन मिथ बन चुका है जी, बिल्कुल। और डराने का काम है। और आजकल तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा डराया जा रहा है कि मैंने सीखा ये था एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हुए अपने इंस्टीट्यूट में भी, अपने पेरेंट्स से भी, सबसे, अपने गुरुजी से भी, कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू लोगों को वो बताओ कि क्या पॉजिटिविटी है। हाँ जी। कैसे अच्छा हो सकता है। ऑब्जर्व ये कर रहा हूँ कि लोग आते भी तब है पूछने, मैक्सिमम, कुछ बहुत कम क्लाइंट्स होते हैं जो उनकी जैसे नहीं होते। 95% लोग तब आते हैं जब नेगेटिव चल रहा होता है उनकी लाइफ में जी। और 95% एस्ट्रोलॉजर्स उनको नेगेटिव ही बता के, डरा के भेज देते हैं। वो ये नहीं बताते कि पॉजिटिव क्या हो सकता है, क्या अच्छा है। अब करना ना करना तो आपके हाथ में, लेकिन हम तो कम से कम पॉजिटिव बता देना। अब कोई मंगलिक है भी तो क्या हो गया। हाँ, बिल्कुल। उसकी स्ट्रेंथ भी है अपने अपनी। जी, बिल्कुल। मंगलिक तो हर कोई, और उसमें सिर्फ शादी इफेक्ट नहीं होती। मंगलिक होने से उसके अलावा भी मंगल के इफेक्ट ऐसे हैं कि पूरे परिवार के ऊपर मंगल के डायरेक्ट इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो मंगलिक क्या करेगा? ओके। इट्स नॉट अ मिथ बट इट्स ओवर हाइप्ड, आई वुड से। तो मांगलिक होने के फिर फायदे यही हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको ले जाते हैं, या फिर या और भी कोई फायदे हैं? देखिए, मंगलिक होने में ना कैसे बनता है कि जो हॉरोस्कोप के 12 हाउसेज हैं उसमें पहले भाव में, दूसरे भाव में, 4th हाउस जिसे हम चतुर्थ भाव कहते हैं, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इनमें मंगल बैठे तो वो व्यक्ति मंगलिक बनता है। ठीक है? ठीक है। अब जहाँ तक बात है फायदे की, अगर पहले घर में मंगल बैठा हुआ है जी, तो उससे क्या होगा कि पहले घर में मंगलिक का जहाँ तक पॉइंट है, तो उससे ये होगा कि एक तो जो व्यक्ति खुद है वो खुद तो गुस्सैल होगा ही होगा, ओके। साथ में स्पाउस से लड़ाई करेगा। स्पाउस को हो सकता है थप्पड़ भी मार दे कि भाई चोट पहुंचाए स्पाउस को। अच्छा। इतना गुस्सा उसके अंदर आ जाएगा। ओके। ठीक है, लेकिन अब एज्यूम कीजिए कि वो जो मंगल है वो मेष राशि में बैठा हुआ है वहां पे, या वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, या मकर राशि में बैठा हुआ है। अब मकर राशि तो शनि की राशि है जी। मंगल शनि की बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है। जब इन 3 राशियों में मंगल अगर पहले घर में बैठा हुआ है तो वो तो ऐसे में उससे बढ़िया मंगल कोई हो नहीं सकता। तो वो वाला मंगल जो है, अगर सपोज करो मेष राशि में बैठा हुआ है या इन 3 राशियों में से किसी में भी बैठा हुआ है, वो उस वक्त रोचक योग बना रहा है और वो व्यक्ति तो स्पोर्ट्स में या आर्मी में, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि वो आर्मी का जनरल ही क्यों ना बन जाए।
ओके। उसका डाइवोर्स चाहे हो चुका होगा, उसकी वाइफ चाहे मर चुकी होंगी, चाहे लड़ाइयाँ होती होंगी रोज, लेकिन वो आदमी व्यक्ति हो सकता है आर्मी का जनरल बना हो, या पुलिस में कोई बहुत सीनियर पोजीशन पे हो, या किसी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में सीईओ बना हुआ हो। ओके। तो ये पॉजिटिविटीज भी हैं उसकी। अब जब हॉरोस्कोप देख के एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करके आपको पता लग गया कि इसकी मंगल के यहाँ बैठने की ये कमियां हैं, तो देन यू हैव टू बी केयरफुल कि भाई मेरी शादी में डिस्टरबेंस आ सकती है, मेरे झगड़े हो सकते हैं, तो मैं कंट्रोल करूँ अपने आप को, झगड़े ना करूँ, अपने घर को चला के रखूँ। जी बिल्कुल। तो ये सेल्फ अवेयरनेस ये है। सेल्फ अवेयरनेस, एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल के अंदर इज अ टूल फॉर सेल्फ अवेयरनेस, जिससे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इसी तरह से जैसे किसी का आपने अभी बताया कि अलग अलग जॉडियक साइन है, तो अलग अलग मंगल का होने से अलग अलग इफेक्ट है। Yes. कॉमन मांगलिक होने का कोई सेम इफेक्ट नहीं है। जैसे कोई पाइसेस है, मान लो कहते हैं बहुत इमोशनल लोग होते हैं, और वो फिर मांगलिक हो जाएं, तो वो क्या नेचर उनका कंट्रोल कर लेगा मांगलिक होने को? नहीं, देखिए क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि 12 जो भाव हैं, हाउसेस हैं, उनमें से पहले, दूसरे, 4th, 7th, 8th एंड 12th, 1 2 4 यानी 3 तो ये हो गए, 7 8 5 जी। और 12 6, इन 6 टोटल हाउसेस में मंगल बैठे तो मांगलिक है। उसमें जोडियक साइंस का वहाँ कुछ लेना देना नहीं है। ओके। जोडियक साइन का तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि अगर उस साइन में है तो क्या इफेक्ट आ रहा है। ओके। अब उसमें क्या है कि इन ग्रहों का आपस में एक रिलेशन होता है। ओके। उस रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक तो होता है परमानेंट रिलेशनशिप। परमानेंट रिलेशनशिप कैसे हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे फादर के साथ परमानेंट रिलेशनशिप क्या है, दैट ही इज माय फादर एंड आई एम हिज सन। सो अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अ म्यूचुअल अफेक्शन विल ऑलवेज रिमेन, ओके ठीक है। इररिस्पेक्टिव कि मेरे को अच्छे लगे ना लगे, या मैं उनको अच्छा लगूं ना लगूं। जी। ठीक है ना। फिर ये हर ग्रह 9 के 9 ग्रहों में ये आपस में होता है कि एक परमानेंट रिलेशन होता है कि तू मेरा दोस्त है या तू मेरा दुश्मन है, ये तो परमानेंट है। जी। फिर एक होता है वर्किंग रिलेशनशिप कि मेरे फादर के साथ मैं सेम बिजनेस में हूँ, बट माई फादर इज नॉट लाइकिंग माई वे ऑफ वर्किंग। जी। सो वर्किंग रिलेशनशिप में क्या हुआ, हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस पे आ गए। जी बिल्कुल। ठीक है। तो ऐसे ही सभी जो ग्रह होते हैं उनका एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है कि वर्किंग के अंदर जैसे आप दोनों हैं, मैं या मेरे साथ कोई है, हमारा आपस में कोई डिफरेंसेस हैं जो हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको अच्छा नहीं लग रहा काम करने में। ऐसे ग्रहों का वो होता है। जी। उसके बेस पे हम वर्कआउट ये करते हैं, कैलकुलेट ये करते हैं कि एक परमानेंट रिलेशनशिप, एक वर्किंग रिलेशनशिप, तो दोनों का कंबाइंड क्या निकला, ये इसको हेल्प करेगा या नहीं करेगा दूसरे ग्रह को। ओके। जितने भी जोडियक साइंस हैं उन सब का एक स्वामी है, और वो स्वामी एक ग्रह है। सूर्य और चंद्र वो एक एक जोडियक साइन के स्वामी हैं। लियो के तो सूर्य हैं और कैंसर के हैं चंद्र, कर्क राशि के चंद्र हैं। जी। बाकी के जो 10 साइंस हैं उसमें हर 2 साइंस का एक स्वामी है। जैसे पाइसेस और सैजिटेरियस यानी धनु और मीन जो राशियां हैं उनके स्वामी है बृहस्पति, जुपिटर। ठीक है। अब मंगल और जुपिटर, सपोज कीजिए कि मंगल जो हैं वो 8वें भाव में बैठे हुए हैं। जी। 8वें भाव के मंगलिक हैं, वहां 12वीं राशि में बैठे हुए हैं। जी। मीन राशि आ गई। अब इसका होगा क्या, मीन राशि में बैठने से मंगल कंफर्टेबल है। क्यों कंफर्टेबल है? क्योंकि मीन राशि के स्वामी कौन है? बृहस्पति। ओके। अच्छा। मंगल और बृहस्पति एक दूसरे को फ्रेंड मानते हैं अपना, तो मंगल अपने फ्रेंड के घर में बैठे हुए हैं। अब आप अपने दोस्त के यहाँ जाओगे तो आप कंफर्टेबल होगे कि नहीं होगे? जी बिल्कुल। तो वो भी कंफर्टेबल है। ओके। ठीक अच्छा। है। लेकिन 8वें भाव जो हाउस में बैठे हैं उसके इफेक्ट्स अलग आएंगे। उसके इफेक्ट्स ये आएंगे कि जिस व्यक्ति की कुंडली है उसको 8वें भाव से रिलेटेड कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगी,
कि हो सकता है कि ससुराल में जो इन लॉज हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम बन जाए, ओके। उसके हो सकता है कि स्पाउस के साथ कुछ थोड़े बहुत इश्यूज आ जाए। जी। ये तो सब बनेंगे उसके मंगली के नेगेटिव फैक्टर्स। पॉजिटिव फैक्टर्स क्या बनेंगे कि वो व्यक्ति अगर वो 12वां साइन है 8वें उसमें, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नवम भाव है वो हो गया मंगल का अपना भाव। तो वो हो सकता है कि व्यक्ति इतना ज़्यादा धार्मिक भी ना हो, ठीक है ना, हो सकता है उस व्यक्ति का खुद का एक्सीडेंट भी हो जाए। ये तो हो गए 8वें भाव के फीचर्स। जी। लेकिन 12वीं राशि में होने की वजह से मंगल हो गए कंफर्टेबल। अब एज्यूमिंग कि मंगल के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, राहु केतु का इफेक्ट नहीं है, शनि का इफेक्ट नहीं है, ओके। अब ऐसा व्यक्ति हो सकता है कोई सीक्रेट सर्विसेज में जॉब करता हो, लाइक RAW, या कोई किसी और देश की कोई सीक्रेट सर्विसेज जी। या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, क्योंकि 8वां भाव जो है इन्वेस्टिगेशन दिलवाता है, इस टाइप के काम दिलवाता है। या माइनिंग में काम करता हो, पेट्रोलियम माइनिंग में काम कर ले, ठीक है ना। अब ये जो 12वां साइन है मीन राशि का, ये एक जल राशि है, तो जल राशि में हो सकता है कि व्यक्ति नेवी में काम करता हो, उसमें उसको सक्सेस मिलेगा, ओके। क्योंकि मंगल वहां सुख से बैठे हुए हैं, तो सक्सेस भी दिलाएंगे और प्रॉब्लम्स मंगली की भी आएंगी। ओके। तो आप मतलब सजेस्ट करेंगे कि हम हर साल अपना टाइमली अपना मतलब चार्ट दिखाते रहें, ताकि हम सेल्फ अवेयर रहें और अपने डिसिप्लिन में रहें और रेमेडीज़ करते रहें, तो आप ये सजेस्ट करेंगे? देखिए, मुझसे काफ़ी बार लोग पूछते हैं कि कितने फ्रीक्वेंसी पे उनको कंसल्ट करना चाहिए। इसमें 2 तरीके से हम वर्कआउट कर सकते हैं कि एक तो आपने जैसे 1 साल कहा, आप चाहे कोई टाइमिंग बना लीजिए कि 1 साल में या 6 महीने में, जस्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं वो हर साल जनवरी मंथ में उससे कंसल्ट करते ही करते हैं ओके। कि ये साल आगे कैसा लग रहा है। एंड कोई ज़रूरी नहीं है कि वो साल में कोई चेंजेस आने वाले ज़रूरी हों, क्योंकि कई बार महादशाएं बहुत लंबी होती हैं, तो उसमें फिर दशाएं चेंज जल्दी से नहीं होती। तो आप इसको या तो उस तरीके से कर लीजिए कि 6 महीने या 1 साल में आप कंसल्ट कर लीजिए अपने एस्ट्रोलॉजर से। या दूसरा तरीका ये है, अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो एस्ट्रोलॉजी की, या आपके एस्ट्रोलॉजर से आप पूछ लीजिए कि कोई दशा का अंतर दशा का कोई चेंज आ रहा हो जिस वक्त, जैसे दशा के जो लेवल्स होते हैं 5 लेवल्स तक हम इजीली कर सकते हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। तो अंतरदशा का कोई चेंज आ रहा हो, अगर कोई छोटी महादशा हो तो जैसे सूर्य की, चंद्र की, मंगल की, ओके, तो हम अंतरदशा के चेंज पे कर लें। अगर कोई लंबी महादशा है जैसे वीनस की 20 साल की महादशा है, तो प्रत्यंतर दशा के चेंज के ऊपर हम कंसल्ट कर लें, क्योंकि कई बार दशा चेंज होता है वो इफेक्ट कर देता होता है। और या कोई स्पेसिफिक इवेंट आपकी लाइफ में होने वाला हो या हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या जैसे सपोज कीजिए आप कोई नया घर लेना चाह रहे हैं कि जी घर लेने के लिए ठीक टाइम है या नहीं है जी। क्योंकि अगर आपको लोन लेना है, होम लोन, तो वो सब भी देखा जा सकता है कि ये होम लोन ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। या सपोज कीजिए शादी करना चाह रहे हैं कि जी शादी करना अभी ठीक है या नहीं है, तो ये उस तरीके से आप अपना एक टाइम फ्रेम बना सकते हैं कंसल्ट करने के लिए। जैसे कभी अक्सर देखा गया है किसी की लिटिगेशन खुल जाती है, तो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी चार्ट अगर आपने अपना दिखाया होता तो आपको पता होता कि कोई स्पेसिफिक ग्रह जो था वो आपको सेपरेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि आप फॉरेन चले जाएं तो आप लिटिगेशन से बच जाएंगे। तो इस तरह के केसेस में हम पहले एडवाइजेस ले सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी से ये मैं कहूँगा कि बहुत क्लियरली पता लग जाता है कि आने वाले टाइम में आपके ऊपर कोई हेल्थ इश्यूज या लिटिगेशन के इश्यूज आने वाले हैं या नहीं है। बहुत स्ट्रांगली पता लग सकता है। और आमतौर पे ये देखने में आता है कि जब वो सिचुएशंस बनती हैं और वो सपोज व्यक्ति जिनके और उसको में ऐसी सिचुएशन बन रही है और वो उससे पहले या उस दौरान में किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास गया हो, तो अगर सही एस्ट्रोलॉजर होगा तो वो उनको ज़रूर ये बात कहेगा कि आने वाले टाइम में हेल्थ का और लीगल मैटर्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो फीचर्स ये बनाते हैं वो
एट द सेम टाइम हेल्थ एंड लीगल मैटर्स दोनों का वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके। तो एक सही एस्ट्रोलॉजर ज़रूर ये गाइड करेगा कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है, तो या तो कुछ आपको लगे तो बच के रहिएगा इनसे, और उसमें अगर ऐसा होता है तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से ग्रह की दशा है, कौन से ग्रह का गोचर चल रहा है, तो उसके हिसाब से वो लंबा होगा या आप के लिए सॉल्व हो जाएगा, आप जीत जाओगे कि या नहीं जीतोगे, वो सब भी काफ़ी हद तक एक्यूरेटली उसमें बन सकता है। तो इसमें सर कार्मा का रोल नहीं होता कि अगर आपकी किस्मत में है ही जेल जाना फॉर एग्जांपल, तो हम बच जाएंगे एक रेमेडी करके एस्ट्रोलॉजिकल या कुछ ऐसे? देखिए इसमें ना सिमरन क्या होता है, हम इसको अलग से देखते हैं। कर्मा इज अ डिफरेंट थिंग। ओके। वेदर एस्ट्रोलॉजी से जान के फिर उसकी रेमेडी करके बच जाना पॉसिबल है या नहीं, हम वो अगर डिस्कस करें तो मैं वैसे तो हमेशा ये कहता हूँ कि रेमेडीज करके ये मान लेना कि मेरे को ये चीज़ होगी ही नहीं, ये एक गलत धारणा है। ओके। रेमेडीज करके ये होता है बेसिकली, जो मेरा एक्सपीरियंस भी है, कि सपोज कीजिए कि किसी का एक्सीडेंट होना था जी। ठीक है जी, और पहले ही ये बात हो गई, भाई मैंने कहा कि ध्यान रखना तुम्हारे एक्सीडेंट के चांसेस बने हुए हैं। आपने कहा कि क्या रेमेडी की जाए, मैंने एक रेमेडी बता दी और आपने करना शुरू कर दिया। उससे क्या होगा कि एक्सीडेंट आपका शायद ट्रक से होना था, ट्रक से होने की बजाय स्कूटर से हो गया, ओके, या एक कार से हो गया, या आप वैसे ही गिर गए, इफेक्ट्स डिक्रीज हो गए, उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो गई, इंटेंसिटी, या खड़े हुए ट्रक में आपने गाड़ी मार दी तो एक्सीडेंट हो गया आपका। वो चीज़ पूरी हो गई आपकी। ओके। ठीक है ना। अब जेल जाने का सपोज योग बना, जेल जाने का आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ मुंबई का जी। मेरे एक मित्र के साथ ऐसा हुआ। वो एक रात के टाइम पार्टी से आ रहे थे। अब पार्टी से जब वो आ रहे थे तो जैसे ड्रिंक वगैरह किया हुआ था, तो गाड़ी से अपनी निकले ड्राइव करके, और मेरा ख्याल है रात के 12:30-1 बज रहे होंगे। जहाँ भी थे उन्होंने टर्न लिया, और टर्न लेते ही सामने पुलिस का एक नाका लगा हुआ था, वहाँ पकड़ लिया उनको। और वो ब्रेथ एनालाइजर में आ गया कि उन्होंने ड्रिंक किया हुआ है। उन्होंने उसी वक्त उनसे कुछ तो पैसों का चालान भरवाया, और साथ में उनके कागज़ भी गाड़ी के रख लिए सारे जी। अगले दिन सुबह जो मेरे फ्रेंड है उन्होंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली, और वो जो कागज़ थे वो उनको जिस भी पुलिस स्टेशन में बताया, वहाँ पे जाके उन्होंने पता किया तो पता लगा कि वो कोर्ट से रिलीज़ होंगे। तो वो कागज़ लेने के लिए कोर्ट चले गए। कोर्ट में जब गए तो जो अब कोर्ट में जाने के बाद क्या होता है ऐसे में कि जो भी मजिस्ट्रेट है जिनके पास कोर्ट में लगा हुआ है, यू हैव टू बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो वो पेश हो गए उनके सामने। अब जो डिसीजन है दैट इज द सोल डिस्क्रिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। वो चुपचाप खड़े हैं। मजिस्ट्रेट ने उनके साथ में जो उनके क्लर्क थे, उन क्लर्क ने बताया कि ये ऐसे ऐसे मैटर है, इनका चालान होके आया है ये सो एंड सो जगह से। मजिस्ट्रेट ने इनसे कुछ नहीं पूछा, उनको ये कह दिया जो वहाँ पे लिखवाया, उनको भी नहीं कहा, अपने क्लर्क को कह दिया रिलीज आफ्टर कोर्ट आवर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आपको समझ आया कुछ? नहीं, आप एक्सप्लेन। इवन मेरे फ्रेंड को भी समझ नहीं आया। मेरे फ्रेंड ने सोचा कि चलो मेरे कागज मिल जाएंगे। वो क्लर्क ने कहा कि आप वहाँ सामने जाके बैठ जाइए। बैठ गया मेरा फ्रेंड, सोचा कि अभी आ जाएगा। थोड़ी देर बाद क्लर्क जो कि खुद पुलिस यूनिफॉर्म में था आता है, आधे घंटे बाद उनको लेके जाता है। कोर्ट के अंदर एक लॉकअप बना होता है। कोर्ट के अंदर एक लॉकअप होता है। जी जी। वो लॉकअप किस लिए होता है कि जिस वक्त कोर्ट में हाथ की हाथ किसी को, अभी सपोज कोई मुजरिम है, हाँ जी, अभी उसका केस आना पेंडिंग है और वो ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में है, तो उसको कहाँ रखा जाए? तो ऐसे में उसको लॉकअप में उसमें बंद कर दिया जाता है। तो जज ने क्या ऑर्डर दिया कि जब तक कोर्ट बैठी है आज, तब तक इनको रखो और उसके बाद इनके पेपर्स दो। अब उनको कहाँ रखा जाएगा? उनको लॉकअप में रखा जाएगा। जी जी। तो वो पुलिस वाला उनको लॉकअप में लेके गया और उस लॉकअप में बंद कर दिया। तो
छोटा सा लॉकअप था, मिट्टी मिट्टी थी, कुछ ऐसा कुछ गंदा नहीं था, मिट्टी मिट्टी थी, छोटा सा अंधेरी थी जी। तो फिर जो भी उन्होंने पुलिस वाले से बातचीत की, जैसे भी किया, तो ये दिस वाज द टेक्निकल थिंग कि रिलीज आफ्टर कोर्ट आवर्स। आफ्टर कोर्ट आवर्स मतलब 4 बजे तक का तो वैसे ही टाइम है। अब जज साहब का मन हो गया कि आज तो मैं 2 घंटे और बैठूंगा, जी। तो 6 बजे तक बैठेंगे वो, तो 8 बजे तक बैठेंगे वो, तो कोर्ट आवर्स तो वो भी हो गए जी। तब तक जेल हो गई। हाँ अब उपाय किया हुआ था तो सिर्फ इतने में बच गया, वरना 1 महीने की जेल हो जाती। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से फर्क पड़ कि जाता वो है। डेस्टिनी में तो था उनके Yes, जेल जाना, yes. बट वो इफेक्ट्स डिक्रीज हो गए। यस यस ओके एग्जैक्टली। और समटाइम्स रादर आई कैन से विद कॉन्फिडेंस मेनी अ टाइम्स वो चीज चेंज भी हो जाती है। मैंने खुद अपनी लाइफ में, जो मैं इस लाइन में आया फुल टाइम प्रोफेशनली, वो इसलिए ही आया, मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया चीज़ों को चेंज होते हुए देख के। अब देखिए, जब जॉब करते हैं तो आपको भी पता है हर तरीके के अप डाउन्स आते हैं। जी। विद गॉड्स ग्रेस मेरा जॉब करियर अच्छा चलता रहा हमेशा, कभी प्रॉब्लम्स नहीं आई, लेकिन कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। मैं बॉम्बे रहा, गुजरात रहा, दिल्ली रहा, तो कई बार होता था वापस दिल्ली में अपनी फैमिली के पास आने के लिए। जी। टाइम लगता था 3-4 महीने 6 महीने का, लेकिन उपाय करता रहता था। तो वो चीज़ जो मैं चाह रहा हूँ उससे बेटर शेप में, ज़्यादा बढ़िया तरीके से मुझे मिलती थी। तो वो चीज़ कई बार 100% भी चेंज हो जाती है। ओके अच्छा। बट इट शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड दैट वेज। ओके। आपको करना चाहिए कि आप प्लीज कर रहे हैं टू दी प्लैनेट्स, टू उन ग्रहों देवताओं को कि हमारा ये काम प्लीज बना दीजिए। मर्जी तो उनकी है, बनाए ना बनाए। अब आपकी मर्जी है, आपने मुझे आज इनवाइट कर लिया, आपकी मर्जी होती है आप ना करते। जी। पर जैसे अब लॉर्ड शिवा जी। हैं, वो कहते हैं सबको कंट्रोल करते जी। हैं, अगर हम उनकी आराधना जी। करें तो सब ग्रह फिर कंट्रोल हो जाते हैं, या हमें फिर उनकी स्पेसिफिक रेमेडी ग्रहों के लिए ही करनी पड़ती हैं? देखिए क्या है, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो लोग होते हैं जिनको ज्ञान हो चुका होता है। जो लोगों को ज्ञान हो चुका होता है ना, उनको कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। वो ओके। सेल्फ अवेयर लोग होते हैं, उनको ना सुख होता, उनको बच्चा हो जाएगा तो कोई खुशी नहीं है। जी। हाँ, खुश हैं किस लिए? क्योंकि वो संसार को दिखाना है जी। कि मैं खुश हूँ, बट अंदर से उनको फर्क नहीं पड़ रहा। उनके डेथ भी हो जाएगी ना, उनकी अपने संतान की भी डेथ हो जाएगी, तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता। जी। संसार को दिखाएंगे रोके, लेकिन अंदर से शांत हैं वो। उनको रेस्टोरेंट में जाके खाना खा के भी फर्क नहीं पड़ता, घर में रह के भी फर्क नहीं पड़ता खाना खाते हुए। आप उनके सामने कुछ भी रख दीजिए, कहीं ले जाइए, उनको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उनको पता है कि अल्टीमेटली तो भगवान एक ही है, उनके हाँ, पास जाना है। बिल्कुल। उनको ऐसे उपायों की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको एस्ट्रोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे कैटेगरी होती है जो सेल्फ अवेयर इस तरीके से नहीं होते, आपके और मेरे जैसे लोग। जी। देखिए, हम लोगों को ज़िंदगी में मेहनत करनी है। आप आज इंटरव्यू कर रहे हैं मेरा, आपने कहीं ना कहीं मेरे बारे में कुछ सुना, तभी आपने मेरे को बुलाया ना। जी। और आप भी कुछ पैसे कमाएंगे इससे, मैं भी कुछ ना कुछ, कल को मेरे को भी बेनिफिट्स होंगे। जी। हमारे परिवार भी चलाने हैं हमने, जी। ठीक है ना। कल को हमारी हेल्थ खराब हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, जी। कोई लीगल मैटर हो जाता है तो लॉयर के पास भी जाते हैं। इसी तरीके से जो लोग सेल्फ अवेयर नहीं है, उनको ये सब काम करने पड़ते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी भी ज़रूरी है। तो अगर वो डायरेक्ट शिवा की आराधना करने लग जाएं? नहीं, उसमें वो इफेक्ट तब आता है जो आप कह रहे हैं बात, कि शिवा की आराधना से ये कर लें। वो चीज़ तब होती है जब आप सेल्फ अवेयर हो के बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के पूजा कर रहे हैं, तो वो अपने आप दे देंगे आपको जो देना होगा। बट यू कांट एक्सपेक्ट कि मेरे को ये दे दो। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो बीमार पड़ के, कैंसर होके भी डॉक्टर के पास नहीं जाते। वो कह रहे हैं कि ये भी तो भगवान ने दिया है, ओके। मेरे शरीर को भगवान ने दिया है, तो ठीक है चलने दो इसको। उनको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं डायरेक्ट शिव जी के पास पहुंच जाए। हाँ जी। आप प्रधानमंत्री मोदी का नाम सुना है आपने? जी। प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम सुना है आपने? जी। आपको पता है कि जो मोदी जी हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं? आप मिले हो कभी उनसे? नहीं। नहीं मिले।
आपने NS से अजीत डोभाल का नाम सुना है? जी सुना। आप कभी मिले उनसे? नहीं नहीं। मिले। आपने होम मिनिस्टर अमित शाह से भी नहीं मिले हुए। अब आपको सपोज कीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी से कोई काम है, ठीक है, आप उनके पास कैसे पहुंचोगे? आप सबसे पहले चिट्ठियां लिखोगे, मेल्स लिखोगे, 100, 500, 1000, तो शायद कोई रिकॉग्नाइज करेगा उनका ऑफिस। उनके ऑफिस का सेक्रेटरी जो है वो नीचे भेजेगा, वो नीचे आते आते पता लगेगा कि ये सिमरन जी तो जो है दिल्ली की रहने वाली हैं, तो दिल्ली के ऑफिस में आएगा। दिल्ली के ऑफिस का जो सबसे नीचे के लेवल का क्लर्क होगा वो आपको फ़ोन करेगा कि हाँ जी आपकी चिट्ठियाँ आ रही हैं, बताओ क्या काम है। आपने डायरेक्ट अमित शाह से क्यों नहीं फ़ोन मिला लिया? आप डायरेक्ट कर लेते ना फ़ोन अजीत डोभाल जी को। किस लिए भाई? जब यही लोग नहीं सुन सकते तो शिवजी तो फिर इनसे बहुत ऊपर है, वो कहाँ से सुन लेगी आपकी बात? पर जैसे काल सर्प दोष में कहते हैं कि राहु केतु को या सर्प, वो सर्प धारण करते हैं, तो कहते हैं शिव जी की आराधना करो तो ये अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे सब, ऐसा कहा जाता है। ऐसा, ये मैं आपको बताता हूँ। जहाँ तक बात रही एस्ट्रोलॉजी की, प्योर एस्ट्रोलॉजी, काल सर्प दोष में हम एक बार उसको अलग चीज़ है, और राहु केतु में शिव जी की आराधना करना एक अलग चीज़ है। देखिए क्या है, अगेन जो हम जोडियक साइंस की बात कर रहे थे, डिपेंड करते हैं कि राहु केतु कौन से जोडियक साइन में है और किस किस को क्या इफेक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आराधना करनी पड़ती है। केतु की दशा चल रही है अगर, तो केतु तो फिर भी शिव जी की सुन लेता है जी, ठीक है ना। राहु जो है वो शिव जी की सुनता तो है, राहु भी कंट्रोल हो जाएगा शिव जी की आराधना से। समटाइम्स जरूरत होती है राहु को दबाने की, ना कि उसको मनाने की। अच्छा, ठीक है। जब मनाना है तो क्यों मनाना है? क्योंकि राहु हमारे लिए अच्छा कर सकता है, तो उसको दबाना नहीं है, तो उसको मनाना है कि आप हमारे लिए बुरा मत करना, आप जो अच्छा करना चाहते हो कर दो। तो ऐसे में तो शिव जी की आराधना की जाएगी। लेकिन जब राहु ने कुछ अच्छा करना ही नहीं है हमारे लिए, तो उसको दबाना जरूरी है। तब वो शिव जी के उस करने से दबेगा नहीं, तब भगवान विष्णु को याद किया जाएगा। आपने सागर मंथन की कथा सुनी है? जी सुनिए। सागर मंथन में आपने वो कथा सुनी है कि मोहिनी रूप धारण करके भगवान विष्णु आए। तो जब मोहिनी रूप धारण करके भगवान विष्णु आए और उन्होंने स्वर भानु जो राक्षस था उसके सिर को अलग किया, तो वो जो सिर था वो सिर राहु बना, उसका धड़ जो है वो केतु बना। जी। तो यानी कि राहु को मारने वाले कौन? भगवान विष्णु जी। अब शिव जी यहाँ पे कहाँ से आ गए? वो स्नेक की वजह से नहीं आए। वो इसलिए आए कि जब केतु का धड़ वहां पड़ा हुआ था तो उनकी जो माँ थी वो वहां विलाप कर रही थी। उन्होंने वहां पे आराधना की, बहुत रोई, तो भगवान शंकर आए। तो उन्होंने फिर भगवान शंकर ने जो है केतु को और राहु को वरदान दिए, जिसकी वजह से वो ग्रहों में शामिल हो गए और उनकी ग्रहों के तरीके से सेवा होने लग गई। अच्छा, इसलिए केतु तो शिव जी की करता ही करता है, राहु भी शिव जी की पूजा मानता है। लेकिन जब दबाना है तो विष्णु भगवान को बुलाना पड़ेगा कि भगवान बचाओ राहु से। जी बिल्कुल। तो अगर हम स्पेसिफिक राहु केतु को ही उनके मंत्र जाप करने लग जाएं तो वो उससे भी मतलब हमें सुनेंगे? यस, राहु केतु के मंत्र जाप से तो वो सुनेंगे ही, सुनते हैं। और उस ऐसे में क्या होता है, वो थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ता है कि देखिए राहु केतु और शनि ये ग्रह ऐसे हैं जिनका मंत्र जाप जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है अपने आप में। तो आपको नियम से और प्रोटेक्शन के साथ करना चाहिए। और अगर वो थोड़ा सा देखना ये भी ज़रूरी है कि राहु केतु की दशा चल रही है क्या। अगर दशा नहीं चल रही है तो फिर ऐसे में उनके मंत्र के जाप जल्दी से नहीं करने चाहिए। अच्छा, ओके। और दशा भी चल रही है तो वो क्या इफेक्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, आपकी हेल्थ को कर रहे हैं, आपको वर्क को कर रहे हैं, या किसी रिश्ते को कर रहे हैं, किसको इफेक्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस राशि में बैठे हुए हैं, तो देखते हुए फिर उनके मंत्र जाप का वो करना चाहिए। यस, उनका अपना जो मंत्र जाप होता है वो भी, उससे क्या होता है कि वो डायरेक्टली खुद से, अब सिंपल सी बात है, ये तो हमेशा हम सुनते ही हैं,
एक व्यक्ति की बड़ाई करोगे, एक व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ोगे तो खुश होगा ना। जी तो ऐसे ये ग्रह भी हैं, आप जी, उनके सामने बिल्कुल। उनकी पूजा करोगे तो खुश क्यों नहीं होंगे वो फिर? जी बिल्कुल। तो यहीं से एक बात निकलती है, जैसे विवाह को भी कहते हैं कि एक कार्मिक बंधन होता है, जी तो फिर हम कुंडली क्यों मैच करते हैं अगर वो बंधन बन के ही आया है? लेकिन हमारे इंडिया में देखा गया है कि कुंडली का रिवाज है मिलाने का, जी। जब वो होनी एक स्पेसिफिक पार्टनर से है तो फिर हमारे इसमें कुंडली क्यों मिलाई जाती है? देखिए, आपको पता है कि शादी किससे होनी? नहीं। नहीं पता। जो ये जो बंधन है कि किससे होनी है और ये तो बन के ही आया है, ये कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन ये इस चीज़ के साथ सही है कि हर चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड है जी इन दिस लाइफ। हर चीज़ ऑलरेडी ये डिसाइडेड है कि इस व्यक्ति के साथ कब क्या होना है, कितनी सांसें लेनी है, उतनी सांसें पूरी होती है इस व्यक्ति ने चले भी जाना है। जी। उस तरीके से देखेंगे तो हर चीज़ डिसाइडेड है, ठीक है ना। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपने 25 कुंडलियां मिलवा ली और उन 25 के बाद जो 26वीं आई आप कहते हो कि हम इससे शादी करेंगे? आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनके साथ डिसाइडेड नहीं था पहले? यही तो बात है कि आपकी कुंडली मिलेगी ही तब, और आपके मिलने के बाद आप इंक्लाइन भी तभी होंगे उस व्यक्ति की तरफ, उसी व्यक्ति की तरफ इंक्लाइन होंगे जिनके साथ ऑलरेडी आपका विवाह होना निश्चित है। ओके। वरना ना तो कुंडली मिलेगी और ना ही मिलने के बाद आप क्योंकि ऐसा भी होता है, कुंडली मिल जाती है, रिश्ते में तो ये कमी है जी, रिश्ते में तो वो कमी है जी, जी कि जी इस कि तो कई बार होता है कि जी कमाई में कमी है जी, कोई ना कोई लड़के की उतनी इनकम नहीं आ रही, कुंडली तो मिल गई, 30 गुण मिल गए 36 में से, लेकिन कमाई में कमी है, जी। या बैकग्राउंड में कुछ सुन रहे हैं जी, कुछ ना कुछ आ गया था सुनने को, या लड़की के लिए कुछ ठीक सुनने में नहीं आ रहा जी, तो शादी फिर भी नहीं हुई। कुंडली भी तभी मिलेगी और इंक्लाइनेशन भी तभी होगी जिसके साथ शादी होने पहले से निश्चित है। ओके। ये तो गिवन ही है। ओके, तो फिर हम कुंडली में गुण देखते हैं या कुछ ग्रह भी देखते हैं कि मैच हो रहे हैं? गुण मिलान जो शुरू से आप सुनते आए होंगे, मेरे हिसाब से ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके। बल्कि मैं तो इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं मानता, इट इज जस्ट वन ऑफ द मैटर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स। आमतौर पे पहले सिर्फ गुण मिलान क्यों करते थे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप मंदिर में एक पंडित जी को 50 रुपए दे के कहते हो कि जी कुंडली मिला दो। उन पंडित जी को अपना घर भी चलाना है, जी। उनको भगवान की भी सेवा करनी है, वो आपके लिए अपना इतना टाइम क्यों लगाएं फिर? आप दो ना उनको 1000 रुपए, वो सारा टाइम लगाएंगे बैठ के, 1 घंटा लगाएंगे काम करेंगे। जी तो कुंडली मिलान करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ गुण मिलान से काम नहीं चलता। ओके। ये एक बहुत डिटेल्ड वर्क है कुंडली मिलाना। उसमें गुण मिलान के अलावा क्या उनके ग्रह आपस में कंफर्टेबल हैं, और उसके अलावा जो आगे दशाएं आ रही हैं, जी लड़के की भी और लड़की की भी, वो दशाएं कंड्यूसिव हैं, उन दोनों को इंडिविजुअल ग्रोथ देती हैं, उन दोनों के स्पाउसेस को सपोर्ट करती हैं। वो पूरा का पूरा हॉरोस्कोप जानना ज़रूरी है। अभी मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। करंटली मेरे पास क्लाइंट हैं जो बहुत रेगुलर मुझसे कंसल्ट करते हैं। जी उनकी लव मैरिज हुई जी और कुंडली जब देखते हो तो कुंडली देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि लड़का और लड़की दोनों की नेचर सेम होनी चाहिए, और सेम है भी इन टर्म्स ऑफ लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स। ओके। गुण मिलते हैं तो बहुत अच्छे मिल जाते हैं, जी लेकिन अदरवाइज कुंडली जो है वो बहुत खराब है दोनों की शादी के पर्पस के लिए। ओके। और इस वक्त एक दूसरे को बिल्कुल दे आर फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, और बिल्कुल सड़क के ऊपर एक दूसरे को उतारने को तैयार बैठेंगे सेपरेशन के लिए। और लव मैरिज हुई थी, 2 बच्चे हैं उनके। ओके। तो बहुत डिटेल में उसको समझना जरूरी होता है। जी उसको ऊपर से ही देख के छोड़ देने से कोई फायदा नहीं होता फिर। जी बिल्कुल। जी तो वैभव जी, आप वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, जी तो ऐसा सुना गया है, देखा गया है कि ऊर्जा दिशा वास्तु में वो हमारे स्वास्थ्य पर भी इफ़ेक्ट करती है, हमारे रिलेशनशिप्स में भी इफ़ेक्ट करती है। तो कैसे हम अपने घर में ऊर्जा दिशा के हिसाब से वास्तु को फॉलो कर सकते हैं? ये
इफेक्ट बिल्कुल करती है। पहली बात तो एक सिंपल सी बात, आप एक कॉन्सेप्ट लेके चलिए, वास्तु क्या चीज़ है? जी। वास्तु इज नथिंग बट द साइंस ऑफ आर्किटेक्चर अकॉर्डिंग टू मी। ओके। अब एक बात बताइए, आर्किटेक्चर, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उस बिल्डिंग को बनाने में आपने सपोज कीजिए कि आपके बाथरूम के अंदर जो सीवरेज सिस्टम बना वो सही नहीं बना, जी। उसकी वजह से सारा दिन घर में स्मेल रहती है, ठीक जी। है? आप क्या उस कमरे में सो पाएंगे? नहीं। एंड आई एम श्योर 2 साल 3 साल 5 साल बाद उसकी गैसेस भी थोड़े रिलीज होनी शुरू हो जाएंगी, तो हेल्थ डिस्टर्बेंस भी आ जाएगी। सपोज कीजिए आर्किटेक्चर ठीक नहीं बना और वेंटिलेशन ठीक नहीं हुआ, प्रॉपर Okay. नहीं हुआ, तो आप उस घर में कितना टाइम बिता पाएंगे? सीपें जानी शुरू हो गई तो कितना टाइम बिता पाएंगे? इसी तरीके से वास्तु जो था वो बेसिकली वो सिस्टम था कि कोई भी जो भवन बने वो भवन किस तरीके से बने। जब ये शुरू हुआ आज से 6,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, कि वो भवन किस तरीके से बने कि एक व्यक्ति को चारों तरफ से, जिसे हम कहते हैं चहुं ओर, चारों तरफ से उन्नति मिले, स्वास्थ्य ठीक रहे, सब कुछ ठीक रहे। मेरा एक छोटा सा भी एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, मेरी एक विजिट का आपको लाइव एग्जांपल देखिए आप। वायव्य कोण होता है वास्तु में, एक वायव्य कोण मतलब वायु का कोण, जिसको हम अच्छा। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो लेते ओके। हैं, वायु का कोण होता है वो, एयरी डायरेक्शन जो है हमारी। एक क्लाइंट के घर पे मैं पहले वास्तु के लिए गया हुआ था, अभी मैं कुछ 2-3 साल के बाद दोबारा उन्होंने बुलाया तो दोबारा गया मैं। जैसे ही मैं घर पे गया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि उनके वायव्य कोण में चेंज दिखा मुझे। अच्छा। ओके। वैसे पूरा घर उतना याद नहीं था, लेकिन जाके जैसे होता है ना कि आपको एक लगे कि कुछ चेंजेस लग रहे हैं, तो वायव्य कोण में चेंज दिखा। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि घर में आजकल हेल्थ ठीक चल रही है क्या सबकी? तो जो घर की जो गृहिणी है, जो मेरे क्लाइंट है, उनकी वाइफ जो, उन्होंने कहा नहीं जी, घर की ना वैभव आजकल सबकी हेल्थ खराब, बच्चों की भी खराब और हमारी भी, दोनों। जी। एंड कहने लगी कि सबको आजकल सांस की प्रॉब्लम चल रही है, किसी को या तो बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा भी चले तो बहुत ज़्यादा वो हाँफने लग जाते हैं, या कुछ ना कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम चल रही है। विल यू बिलीव, उन्होंने अपना वायव्य कोण पहले जो ओपन था उसको बंद कर दिया था। बेसिकली जो उनकी फ्रंट बैल्कनी में वायव्य कोण बनता था, जी। वहाँ पे उन्होंने दीवार लगा के उसको क्लोज कर दिया। ओके। तो मैंने सिर्फ उनसे इतना पूछा, ये आपने कब करवाया था कॉर्नर? तो उन्होंने बताया अभी 6 महीने से कराया। मैंने कहा उसके बाद ही प्रॉब्लम आई है? तो उन्होंने बताया उसके बाद ही आई है। तो आप देखिए कि एयर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, उसके बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। बिल्कुल। एयर जहाँ से आनी है, डोंट गो विद कहाँ से विंड फ्लो हो रहा है कि आज ईस्टर्लीज चल रही है या वेस्टर्लीज चल रही है, वो सब अलग चीज़ है। वास्तु के अकॉर्डिंगली एयर जहाँ से आनी है उसको हमने ब्लॉक कर दिया घर के अंदर, तो सबको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई उसकी वजह से। जी। अगर आपके या मेरे शरीर में सिर से लेके पैर तक हमारे जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उस बॉडी के सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट्स हैं हमारे शोल्डर्स और हमारे पैर। अगर हम लेटे हुए हैं सपोज कीजिए, तो हमारे शोल्डर स्ट्रॉन्ग है एक तो, या हमारे जो हिप्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, या पैर थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं वेट एक्सेप्ट करने के लिए। जी। कोई हमारे शोल्डर पे वेट रखेगा तो हम सहन कर लेंगे, कोई हिप्स पे वेट रखेगा तो हम सहन कर लेंगे, थोड़ा बहुत पैरों पे सहन कर लेंगे, ठीक है ना। कोई हमारी बैक के ऊपर अगर वेट रख दे तो हम सहन कर सकते हैं, हमारी बैकबोन टूट जाएगी। हाँ जी। सिर पे रखेगा तो हेड इंजरी हो जाएगी, गर्दन पे रखेगा तो गर्दन की प्रॉब्लम आ जाएगी, ये सब प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। जी। सिमिलर है हाउस का। जो हाउस का, या किसी भी हाउस को छोड़ दो, किसी भी जो भवन होता है, उसका जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है वो उसका सिर होता है, ओके। और साउथ वेस्ट कॉर्नर उसके पैर है। ओके। फर्क इतना है कि वो ऐसे लंबा नहीं लेटा हुआ, वो ऐसे आके और ऐसे बन जाता है शेप उसका। ओके। वो अपने पैरों को नमस्ते की तरह जोड़ लेता है, अच्छा। ठीक है। तो जब वो ऐसे बैठ गया, पैरों को नमस्ते की तरह जोड़ लिया, अब आप बताइए उसका जो सेंटर बना हुआ तो उसकी पीठ बनी, उसकी पीठ पे कुछ रख जाएंगे तो
उसकी स्पाइन, उसका पेट सब कुछ खराब होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल। उसके सिर पे कुछ रख देंगे तो उसको चोट लगे नहीं लगेगी? उसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है वो उसके हिप्स हैं, वहां कुछ रखेंगे तो फिर भी चल सकता है। अब आप बताइए, यहाँ पे मैं आपको एस्ट्रोलॉजी का भी लिंक देता हूँ। हिप्स का एरिया जो हो गया वो आपका बेसिकली स्टूल पास करने का एरिया हो गया, जी। और नैऋत्य कोण हो गया वो, यानी कि राहु से रिलेट हो गया वो। तो इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी का भी यहाँ लिंक बनता है वास्तु के अंदर। और वास्तु के अंदर इस तरीके से हम डायरेक्शंस देखते हैं। ईस्ट में हम सबको पता है कि सूर्य देव का उदय होता है। जब सर्दियां होती है विंटर्स में, सूर्य देव थोड़ा आप देखिए उदय होते हुए, आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ये चीज़ ये साइंटिफिक है। जब उदय होते हैं तो ईस्ट से थोड़ा सा साउथ की तरफ मूव कर जाते हैं उदय होते हुए ही। जो उनका सनराइज है जी। वो प्रॉपर ईस्ट में होने की बजाय ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट हो जाता है। ओके। हल्का सा, सपोज ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो हल्का सा वो यहाँ आ जाएंगे। समर्स में वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से उदय होते हैं, या ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है तो इधर से उदय नॉर्थ होंगे। ईस्ट, ओके। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मतलब ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच से उदय होंगे। ठीक है। लेकिन होते ईस्ट में ही है, ठीक है ना। जहां से सूर्य देव उदय हो रहे हैं ईस्ट से, यानी कि वहां से हमको शक्ति आ रही है, एनर्जी आ रही है, गर्मी आ रही है, ठीक है ना। जी। सूर्य देव जब मूव करते हैं तो ईस्ट से साउथ जाते हैं, साउथ से वेस्ट जाते हैं। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होती है? सबसे ज्यादा गर्मी आप कभी आप घर में आप ऑब्जर्व कीजिएगा, आपने आपके घर का अगर एक्सपोज है सन को, जो छत पे जाके देखिएगा, सुबह क्या ईस्ट के सूर्य में गर्मी नहीं होती? 12 बजे के सूर्य में गर्मी हाँ, होती 2 है। बजे। 2 बजे के सूर्य में हाँ। सबसे गर्मी होती है। जी। क्यों होती है? वो उस वक्त साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में होता है। ओके। वेस्ट में आ जाता है तो सनसेट हो जाता है। हाँ जी। वेस्ट में तो शाम को 5 बजे आए, तो 1-1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे होते हैं वो साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में। ईस्ट से वो साउथ में आ रहे होते हैं, वो साउथ में आके सबसे ज्यादा गर्मी कर रहे होते हैं। जी। तो सबसे ज्यादा जो गर्म डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट हो गई। ओके। अब साउथ ईस्ट में जो गरम गरम डायरेक्शन है, इतनी गरम डायरेक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हीट जनरेटिंग वाली डायरेक्शन है। जी। उसके अंदर अगर पानी रख दोगे तो पानी तो उड़ जाएगा, पानी रख के उड़ जाएगा सारा का सारा। वो पानी को आप यूज नहीं कर पाओगे। तो फिर ऐसे में ज़रूरी है कि हम डायरेक्शन के हिसाब से ही, जहाँ पे हीट होनी चाहिए, जहाँ हीट है नेचुरली, जहाँ हीट है वहीं हम हीट का काम करें। जहाँ नेचुरली ठंडा है वहाँ पानी का काम करें। जहाँ नेचुरली वायु है वहाँ वायु का काम करें। और जहाँ नेचुरली आपको अर्थ की ज़रूरत है वहाँ हम अर्थ का काम करें। उससे आपके भवन का, जो भी आपका घर है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, वो चीज़ सही तरीके से चलेगी, आपकी हेल्थ को भी सही रखेगी और आपकी लाइफ में प्रोफेशनली भी प्रोग्रेस कराती रहेगी। तो ये सब कुछ मतलब साइंटिफिकली भी प्रूव हो रहा है? ये है ही, एवरीथिंग इज साइंटिफिक। द ओनली थिंग इज दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, द टाइम आई कैन से ओवर अ पीरियड ऑफ से 500 to 1000 years or 2000 years, what has happened is different powers or different people. अब आज की डेट में कहा जाता है कि किसी साइंटिस्ट ने कुछ नया इन्वेंशन किया तो उसके नाम पे दे दिया कि जो उन्होंने ये इन्वेंट किया। जी। अरे आप भूल गए, हमारे 5000 साल पहले भी तो ये चीज़ थी। न्यूक्लियर वेपन्स आज ही थोड़ी हैं। ये तो कमी मेरी और आपकी है कि हमने पढ़ा नहीं है, और पढ़ा तो विश्वास नहीं किया उस चीज़ के ऊपर। आज के न्यूक्लियर वेपन्स में और आज से 5000 साल पहले जो वेपन्स थे उसमें न्यूक्लियर में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है सिर्फ मे बी शेप का, मे बी उनके डिज़ाइन का, लेकिन इफेक्ट तो सेम ही आ रहा है। आप हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़िए। नेटफ्लिक्स आप देखते हैं? जी। नेटफ्लिक्स पे मैं नाम भूल रहा हूँ, आपको मैं व्हाट्सएप करके बता दूंगा। पे सीरीज़ हैं कुछ एक, ओके। उसमें से एक सीरीज़ है, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक प्लेन बना रहे हैं यूएस में। और वो जो प्लेन बना रहे हैं कंपनी, वो इस टाइप का प्लेन बना रही है दैट इट शुड फ्लाई फॉर
so many number of years, x number of years. In case of प्रलय, कि प्रलय आ जाए तो ये प्लेन जो है इतने नंबर ऑफ ईयर्स उड़ता रहे. और इसमें वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट लोग हैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस या जो मोस्ट रिचेस्ट ऑफ द पीपल है, जो इसकी टिकट्स आज बाय कर सकते हैं. एक टिकट जो आज की डेट में शायद वो बेचेगा $10 मिलियन की या $1 बिलियन की, उस टाइप की टिकट आज बाय करके रख लें कि जब प्रलय आएगी तो इतने सालों के लिए इस प्लेन को उड़ाते रहेंगे, उसमें वो लोग रहेंगे, उनका खाना पीना सोना हर तरीके का एंजॉयमेंट है, प्लेन का फ्यूल सब उसमें रहेगा. जी. आपने कभी नाम सुना है कपिल मुनि का? हाँ जी, सुना है. कपिल मुनि एक हमारे ऋषि हुए हैं. आज से तकरीबन आप कह लीजिए 4, 4.5, 5,000, 7,000 साल पहले. उनको भी भगवान विष्णु का एक अवतार माना गया है. ओके. कपिल मुनि ने जन्म लेने के बाद अपनी माता को भी एक ज्ञान दिया था, जिससे उनकी माता को बाद में मोक्ष प्राप्त हुआ था. Okay. आपको पता है कपिल मुनि का बर्थ कहाँ हुआ था? नहीं. कपिल मुनि का बर्थ एक एरोप्लेन के अंदर हुआ था. लिटरली एक एरोप्लेन के अंदर हुआ था. अच्छा. और वो जो एरोप्लेन था, उनके पिताजी जो एक बहुत बड़े ऋषि थे, वो अपनी साधना कर रहे थे. तो जब उनकी कपिल मुनि की माता जो कि उनका घर संभालती थी और वो अलग साधना करते थे, तो उनकी माता आई अपने पति के पास ये कहने कि आपने मेरे पिता को हमारी शादी से पहले यह वायदा किया था कि आप मुझे संतान प्रदान करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा आप अपना साधना करेंगे, आप मुझे संतान प्रदान कीजिए. जी. कपिल मुनि ने देखा कि मेरी पत्नी जो है वो सेवा करते करते बहुत दुबली पतली और बहुत दीन क्षीण हो गई हैं. उन्होंने अपनी साधना से वहीं उनके लिए एक सरोवर तैयार किया, जिसमें स्नान करके वो फिर से एनर्जेटिक हो गई और एक सिटी जितना बड़ा प्लेन तैयार किया. ओके. उस प्लेन के अंदर हम लोग तो क्या फैसिलिटीज रखेंगे, उस प्लेन के अंदर एक एक सीट डायमंड्स की थी. उस प्लेन के अंदर दीवारें जो थी वो नीलम की थी. उस प्लेन के अंदर जो फर्श थे वो पन्ने के थे. ओके. जिसको हम ग्रीन एमराल्ड, एक एक पत्थर जो लाख लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का आता है, उसके तो फर्श बने हुए थे. उसमें जो पलंग थे वो पलंग मोतियों के थे. ओके. और उसमें भर भर के सर्वेंट्स थे, दास और दासियां जिन्हें कहते हैं. जी. कई हजार साल, 10,000 साल तक वो प्लेन उड़ता रहा था नॉन स्टॉप. और वो उतने हजारों सालों तक उसके अंदर हस्बैंड वाइफ विहार करते रहे थे. ओके. उसके बाद कपिल मुनि का जब जन्म हुआ उस प्लेन के अंदर ही, तब जाके उन्होंने वो प्लेन लैंड कराया और फिर वो ऋषि फिर से अपनी साधना करने चले गए. अच्छा. तो आप ये देखिए कि हर चीज हमारे यहाँ तो पहले होती थी. जी. तो ये सब कुछ साइंटिफिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो साइंटिफिक नहीं है. ये ऋषि वर्ड कहाँ से आया? ऋषि वर्ड रिसर्च से आया. ऋषि वो लोग हैं जो रिसर्च करते हैं. मुनि वर्ड कहाँ से आया? मुनि वर्ड आया मनन से, जो थिंकर्स है. मुनि वो हैं जो थिंक करते हैं, सोचते हैं. जी बिल्कुल. ऋषि मुनि जिनको कॉमन, जिनके लिए वर्ड यूज किया जाता है, जैसे विश्वामित्र हैं कि ऋषि मुनि कोई हैं, वो क्योंकि रिसर्च भी करते हैं, थिंकर्स भी हैं. और आज हमें वेस्टर्न नेम्स पता है और हमें इनका सिग्निफिकेंस नहीं पता. और आजकल आप किसी को कह भी दो ये शब्द यूज करो तो वो कहते हैं क्या बोल रहे हो आप, क्योंकि उनको इंग्लिश तो पसंद है लेकिन हिंदी के वर्ड्स समझ नहीं आते. बिल्कुल. ये दिक्कत है. एवरीथिंग इज 100% साइंटिफिक. ये जो ग्रह हैं एस्ट्रोलॉजी में, ये ग्रह कहाँ से आए? कौन से ग्रह हैं ये आपके हिसाब से? ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है. जो हमारी गैलेक्सी है, उस सोलर सिस्टम में जो रियल प्लैनेट्स हैं, जो आपने और मैंने स्कूल में पढ़े हैं, ये वही प्लैनेट्स हैं. बिल्कुल. और जो बुक्स हम एस्ट्रोलॉजी में यूज करते हैं टू कैलकुलेट, कैन यू बिलीव, वही बुक हाई सीज में, ओशंस में, शिप्स में यूज की जाती है बाय द कैप्टन्स ऑफ द शिप टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे उनकी पोजीशन है इस वक्त. बिल्कुल. इतना साइंटिफिक है ये. जी.
तो वैभव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतना सब कुछ नॉलेजेबल बताया और हमारे दर्शकों को आज कितना कुछ सीखने को मिला एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वास्तु के बारे में, और कितना कुछ नया। आज मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा। तो थैंक यू सो मच अपना समय निकालने के लिए और हमें इतना सब कुछ समझाने के लिए। इट हैज़ बीन अ प्लेजर सिमरन, मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी कीननेस भी बहुत रही। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे and look forward to more of such sessions. जी, Thank you. बिल्कुल, Namaskar. थैंक यू।